हेलो फ्रेंड्स। रिसेंटली देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि असम में है, वहाँ पर माइनिंग के काम को बैन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हमें ऐसी डेवलपमेंट पॉलिसीज़ बनानी होंगी जिससे कि लोग और भी गरीब ना हो। और हमें इन पॉलिसीज़ को बनाते समय ये ध्यान रखना होगा कि उस पर इन्वायरमेंटल कॉस्ट क्या निकल के आएगी। मतलब कि अगर कोई डेवलपमेंट पॉलिसी बनाई जा रही है तो उसका बाद में कितना इफ़ेक्ट होगा। जैसे कि अगर किसी असम में किसी जगह पे कंस्ट्रक्शन का कोई काम हो रहा है या फिर रोड बनाई जा रही है, तो बाद में वहाँ पर पेड़ों के हटने से बाढ़ की कितनी संभावना बढ़ सकती है। अब हमें उस सब चीज़ का एनालिसिस करना शुरू करना होगा। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से इन्वायरमेंट के बेनिफिट्स हैं, किस तरह से इन्वायरमेंट पैंडमिक के रिस्पेक्ट में कैसे काम करती है। उसके बाद जानेंगे कि ग्रीन इकॉनमी क्या है, फिर जानेंगे कि ग्रीन इकॉनमी की तरफ इंडिया कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकता है, उसकी क्या कॉस्ट निकल के आएगी। उसके बाद जानेंगे कि इन्वायरमेंटल इकॉनमी क्या है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन्वायरमेंट और पैंडमिक के रिलेशन को समझेंगे। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक वार्निंग को माने तो उसने कहा था कि जैसे जैसे जो है मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा जंगल काटते जा रहा है और जो है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को नष्ट करता जा रहा है, वैसे वैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ के जो फ्रीक्वेंसी है वो और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर हम लास्ट 100 ईयर्स में जो है ऐसे इन्फेक्शंस की बात करें तो इनकी संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। ऐसी जो डिज़ीज़ हैं, जो ऐसे इन्फेक्शन होते हैं, उन्हें जूनोटिक डिज़ीज़ कहते हैं। जूनोटिक डिज़ीज़ ऐसी डिज़ीज़ होती हैं जो कि वाइल्ड लाइफ से या किसी एनिमल से इंसान में आती है, जैसे रेबीज़, नीपा, एबोला, सार्स और मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और कोविड-19 जो कि सार्स का एक एग्जाम्पल है। अगर हम इन सारी जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ को देखें जिनकी फ्रीक्वेंसी पिछले 100 सालों में काफ़ी बढ़ गई है, तो पता चलता है कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट में इंसान बायोडाइवर्सिटी रीजन्स का इंक्रोचमेंट कर रहा है, वेटलैंड्स में जा रहा है, वैसे वैसे जो ऐसी डिजीज़ेस हैं इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से एक पैंडेमिक और इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। जैसे जैसे जितना ज़्यादा इन्वायरमेंट में इंक्रोचमेंट होगा, जंगल कटेंगे और जीवों को मारा जाएगा, वैसे ही कोरोना जैसी पैंडेमिक आने की संभावना भविष्य में इनकी रेट बढ़ती जाएगी। आइए अब समझते हैं कि इंडियन पर्सपेक्टिव में क्या पैंडेमिक की क्या संभावना हो सकती है। अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, वेजिटेटिव लेवल पे और वाइल्ड लाइफ दोनों लेवल पे। तो अगर यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी रीजन्स देखे जाएं और वेटलैंड्स देखे जाएं तो उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इसे एक तरह से वर्ल्ड का बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट भी बोल सकते हैं। तो इसके रिलेशन में अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ने एक फोरकास्ट किया है कि अगर भारत में ऐसा इंक्रोचमेंट लगातार बढ़ता रहा तो भविष्य में हो सकता है कि कोरोना जैसी पैंडेमिक जिसका सेंटर इस बार चाइना रहा है, ऐसी पैंडेमिक का सेंटर इंडिया भी हो सकता है। क्योंकि जितना ज़्यादा वाइल्ड लाइफ स्फीयर में ह्यूमन का इंक्रोचमेंट होगा उतना ज़्यादा और इनमें आपस में इंटरेक्शन बढ़ेगा, वैसे ही उतना ज़्यादा ऐसे पैंडेमिक आएंगी। और इंडिया में तो यहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और लाइव स्टॉक का जो इंटरेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा होता रहता है। तो इस तरह से कि इंडिया के संदर्भ में अगर ऐसे पैंडेमिक को देखें और इन्वायरमेंटल इंक्रोचमेंट को समझें तो इन्वायरमेंटल इंक्रोचमेंट से भविष्य में ऐसी संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। अब हम इन्वायरमेंट और इकोनॉमी के डायरेक्ट रिलेशन को समझेंगे। सबसे पहले तो डेवलपमेंट को, जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट की आज डिफिनीशन है, उसे हमेशा इन्वायरमेंट के अपोजिट माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमें डेवलपमेंट का सही फोरकास्ट करना है तो हमें इन्वायरमेंटल के जो इकोनॉमिक वैल्यूज़ हैं उसको समझना होगा और हमें हेल्दी इन्वायरमेंट के वैल्यू का क्वांटिफिकेशन करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इन्वायरमेंटल जो हमें इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड करता है। इकोसिस्टम सर्विसेज हो गई जैसे कि इन्वायरमेंट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिसका इकोनॉमी पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर हम ऐसी ही एक इकोसिस्टम की सर्विस वाटर सिस्टम की बात करें,
अगर हम पर्टिकुलर पेनिनसुलर इंडिया की बात करें या केरला कर्नाटका रीजन की बात करें, जहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं और आजकल उन नदियों पे उनका जो वाटर शेड रीजन था, पूरा उनका जो बेसिन था, उसमें जो भी जंगल वगैरह थे उनको काट के वहाँ पर माइनिंग किया जा रहा है, जिसका बहुत विरोध भी हो रहा है। तो अगर हम उसके संदर्भ में इस इकोसिस्टम सर्विस को समझें, तो पहले क्या होता था कि जो वाटर सिस्टम था वहाँ पर उसके जो है पैरेलल में फॉरेस्ट हुआ करते थे। तो जब ज़्यादा बारिश होती थी तो वो जो फॉरेस्ट होते थे वो स्पॉन्ज की तरह काम करते थे और ज़्यादा अमाउंट में वाटर को अपने में एब्जॉर्ब कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे जंगल कट रहे हैं माइनिंग वगैरह को लेकर, तो वहाँ पर ये जो स्पॉन्ज वाला सिस्टम था वो तो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है और अब इस तरह से फ्लड की संभावना वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और पहले क्या होता था कि जब स्पॉन्ज की तरह काम कर रहा था तो जो वाटर है धीरे धीरे रिलीज होता था। तो जैसे जैसे पेनिनसुलर जो है स्टेट्स की नदियाँ सूखती थी तो वहाँ की नदियों में स्पॉन्ज की वजह से या फॉरेस्ट की धीरे धीरे जो नदियाँ छोड़ती थी, पानी छोड़ता था, उसकी वजह से नदियाँ साल भर फ्लो करती रहती थी, उसमें ड्राइनेस नहीं आती थी। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज जैसे जैसे फॉरेस्ट कट रहे हैं वहाँ पर माइनिंग जैसी चीज़ों को लेकर, वहाँ पे स्पॉन्ज वाला सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इस वजह से नदियाँ भी हर साल सूख जाती हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल पैटर्न पूरा डिस्टर्ब हो गया है, वाटर साइकिल पूरा डिस्टर्ब हो गया है। और पहले जिस पानी का यूज़ कर लिया जाता था साल भर, अब वो फ्लड के चक्कर में एक बार में ही पूरा समुद्र में चला जाता है। तो इस तरह से जब पहले पेड़ थे तो वो सब फ्लड वाली सिचुएशन नहीं आ पाती थी, लेकिन आज जैसे जैसे फ्लड आ रही हैं, बहुत ज़्यादा फ्लड आ रही हैं, तो ओशंस में डायरेक्ट पानी पहुंच रहा है, जिसकी वजह से जो एग्रेरियन इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से प्रभावित हो रही है और फूड सिक्योरिटी नहीं इंश्योर हो पा रही है। और हर साल एक फ्लड आती है तो वो स्टेट को कई साल पीछे छोड़ के चली जाती है। तो इस तरह से हमें इस जो वाटर साइकिल है, जो एक इकोसिस्टम सर्विस है, हमें समझना होगा कि किस तरह से एक इकोसिस्टम सर्विस इकोनॉमी को बैलेंस्ड करती है। जब वाटर का या जब फॉरेस्ट कटेंगे, वाटर मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा तो वो फ्लड आ जाएगा, तो आप जितना डेवलपमेंट हुआ रहेगा वो पूरा डेवलपमेंट एक बार में ख़त्म हो जाएगा और स्टेट कई साल पीछे चला जाएगा। तो ये इन्वायरमेंटल वैल्यू है या इकोसिस्टम सर्विस है, जो भी अगर हम वाटर साइकिल की बात करें तो। और ये डायरेक्टली इकोनॉमी से जो है रिलेटेड है, क्योंकि जब एग्रेरियन इकोनॉमी प्रॉस्पर करती है, फूड सिक्योरिटी मैनेजमेंट होती है, तो वो डायरेक्टली जीडीपी को अफेक्ट करती है। तो इस तरह से ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं, इंटर कॉन्फ्लिक्टेड नहीं है। इसके अलावा अगर हेल्दी इन्वायरमेंट के फ़ायदे की बात करें तो ये इंसान के हेल्थ को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। जो समाज में पुअर पीपल हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है, इनइक्वालिटी कम होती है, फूड और वाटर सिक्योरिटी मेंटेन रहती है और पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज़ होता है। और इस तरह से इंडिया जो है जो हेल्थ और हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें भी इंडिया टॉप रैंक पे आ सकता है। जैसे कि और भी अगर कंट्रीज़ के एग्जांपल लें, भूटान या स्कैंडिनेवियन कंट्री, जो कि इसी तरह से अपनी ग्रीन इकोनॉमी पे फोकस करती हैं और आज वो टॉप पे हैं। तो इंडिया भी इस तरह से इकोनॉमी पे फोकस करके, ग्रीन इकोनॉमी पे फोकस करके और इकोसिस्टम सर्विसेज को इकोनॉमी में ऐड करके डायरेक्टली इन्वायरमेंटल और इंटरनेशनल लेवल पे अपनी। आइए अब हम समझते हैं कि ग्रीन इकोनॉमी क्या है। अगर इंडिया की बात करें तो ये दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और बहुत सारे लोग पॉवर्टी से बाहर निकल कर आ रहे हैं, लेकिन इनइक्वालिटी अभी भी, इसकी जो मात्रा है वो और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर वर्ल्ड लेवल पे देखें तो दुनिया का जो है 12th इंडिया सबसे ज़्यादा अनइक्वल जो है कंट्री है। यहाँ 1% रिच पर्सन के पास 60% की वेल्थ है। तो इस तरह से यहाँ पर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। इंडिया ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संबंध में और पेरिस क्लाइमेट चेंज के संबंध में बहुत सारे कमिटमेंट किए हैं, लेकिन अगर ग्लोबल ग्रीन इकॉनमी इंडेक्स की बात देखी जाए तो 80 देशों में ये 68वें स्थान पर है, 68th रैंक है इसकी 80 कंट्री में।
तो इस तरह से ग्रीन इकोनॉमी के फेज़ में इंडिया बहुत पीछे है। अब आइए समझते हैं कि ग्रीन इकोनॉमी क्या है। ग्रीन इकोनॉमी एक ऐसी क्लीन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इकोनॉमी है जो कि हेल्थ, वेल्थ और लोगों के वेलबींग को सपोर्ट करती है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ को प्रमोट करती है और इस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करती है जिसमें कि सोशल जस्टिस और इंक्लूसिव डेवलपमेंट सिक्योर रहे। इस तरह से कि अगर प्रयास इस दिशा में देखे जाएं तो बहुत पीछे है। वर्ल्ड लेवल पे बहुत सी कंट्री इसके लिए काम कर रही हैं। जैसे हम 2016 में कनाडा को देखें तो उसने बिलियन ऑफ डॉलर्स जो है अपने यहाँ के वाटर, वेस्ट वाटर मैनेज करने के लिए और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इन्वेस्ट किया था। 2019 में न्यूजीलैंड ने जीरो कार्बन लॉ बनाया था जिसके अंतर्गत 2050 तक वो एक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएगी, मतलब कि जीरो कार्बन एमिशन होगा वहाँ से। अगर भूटान को देखें तो भूटान एक ऐसा कंट्री है जिसमें 51% रीजन प्रोटेक्टेड एरिया है, मतलब कि उसमें किसी तरह का ये जंगल नहीं काट सकते, वहाँ पर जीव जंतु को हानि नहीं पहुँचा सकते। और भूटान एक ऐसा कंट्री है जो जितना कार्बन एमिशन करता है उससे ज़्यादा कार्बन को एब्जॉर्व करता है। सिक्किम जो कि इंडिया का एक स्टेट है, अगर इसकी बात करें तो वो भी ग्रीन इकोनॉमिक मॉडल अपना रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, फ्रूटी कल्चर, इको टूरिज़्म और वैल्यू एडिड फूड प्रोडक्ट्स के द्वारा वो ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट कर रहा है। और ये इसका जो मॉडल है वो और भी हिली रीजन्स में रिप्लिकेट किया जा सकता है। अगर हम इसमें पीपल सपोर्ट की बात करें तो लद्दाख का एग्जांपल ले सकते हैं, जहाँ पर लोग आइस स्तूपास जैसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, नेटिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं और ग्रीन इकोनॉमी को स्टेट लेवल पे और यूनियन टेरिटरी लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं। मेघालय की भी स्टेट गवर्नमेंट ने ग्रीन इकॉनमी बनाने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं जिसमें लोकल पीपल्स का पार्टिसिपेशन होगा। तो इस तरह से बहुत सारे या 2-3 स्टेट्स हैं इंडिया में जो कि ग्रीन इकॉनमी को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन इसको और भी वाइड इस जो है बेस प्रोवाइड करना होगा और इंडिया को नेशनल लेवल पे इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग एक बार की गई थी 2018 में। 5 ईयर प्लान था वो, जिसमें कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 54 डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ का इकोलॉजिकल वैल्यू निकाला जाएगा, मतलब जो भी इन्वायरमेंट रहेगा उसका क्वांटिफिकेशन किया जाएगा, उसका पता लगाया जाएगा कि इसकी इकोनॉमिक वैल्यू कितनी है। अगर उस ज़िले में कोई नो गो जोन है या कोई प्रतिबंधित एरिया है तो ये पता लगाया जाएगा कि इस प्रतिबंधित एरिया में अगर कोई नहीं जा सकता है तो इसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह से 54 डिस्ट्रिक्ट्स में पायलट प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, लेकिन ज़रूरत है कि इसको बढ़ाया जाए और जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाए ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनके लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इंडिया आज वर्ल्ड का तीसरा सबसे लार्जेस्ट कार्बन एमिटर कंट्री है, तो इसका ग्रीन इकॉनमी बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर ग्रीन इकॉनमी में ट्रांसफॉर्म करने की बात की जाए तो पर ईयर $95 बिलियन टू $125 बिलियन खर्च हो सकते हैं और अगले 10 सालों में इसमें $1 ट्रिलियन का खर्च आ सकता है। तो इसके लिए ग्रीन सुपर फंड की ज़रूरत होगी। अगर इंडिया को ग्रीन इकॉनमी बनाने के पहले स्टेप की बात करें तो यहाँ का जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है वो अन्य मिनिस्ट्री की तुलना में, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो गया या फिर नेशनल हाईवे रोड एंड ट्रांसपोर्ट हो गया, तो उसकी तुलना में बहुत कमज़ोर है। तो पॉलिसी मेकिंग लेवल पे इसे उतना ही सख्त बनने की ज़रूरत है जितना कि और भी मिनिस्ट्री हैं। दूसरा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक इंडिया को इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से 1.5% का जीडीपी में लॉस हो सकता है। तो इस तरह से इंडिया को ऐसी जीडीपी बनाने की ज़रूरत है जिसमें कि इकोलॉजिकल कॉस्ट भी इंक्लूड हो, मतलब कि ग्रीन जीडीपी की तरफ मुड़ने की ज़रूरत है। तीसरा, जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के तहत डेवलपमेंटल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दिया जाता है, तो उस क्लियरेंस को और भी सख्त करने की ज़रूरत है। इंडिया को इकोलॉजिकल सिक्योरिटी और क्लाइमेट सिक्योरिटी को डेवलपमेंट के साथ जोड़ने की ज़रूरत है
अगर हम पिछले कुछ वर्षों में जैसे जैसे बी की और मधुमक्खी जैसे और भी कीड़े जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, उनकी संख्या जैसे धीरे धीरे पेस्टिसाइड्स और इन सब वजह से कम होती जा रही है, पेस्टिसाइड पोल्यूशन इन सब की वजह से, तो एक एस्टिमेशन के अनुसार इंडिया की इकॉनमी को 0.8 to 3 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, जिससे कि फूड सिक्योरिटी बहुत बड़े लेवल पे प्रभावित हुई है। तो इस तरह से ये सारे फैक्टर्स को एकोमोडेट करने की ज़रूरत है। हमें ऐसी लैंड पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है जो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, जैसे कि सिक्किम एक एग्जांपल है जहाँ पर ऐसी कल्टीवेशन को अपनाया जाता है जो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है। इंडिया में अगर अगला फ़ायदा देखें या अगला देखें तो इंडिया में जो है अनकल्टिवेटेड और वैल्यू लैंड बहुत ज़्यादा है, तो इको सेंसिटिव जोन्स की तरफ मुड़ने के बजाय अगर ऐसे लैंड्स को कृषि या इंडस्ट्री के लिए उपयोगी बनाया जाए तो वो ग्रीन इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्पफुल होगा। हमें ऐसे इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने की ज़रूरत है जो कि इन्वायरमेंटली और इकोलॉजिकली फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को अपनाती हैं, जैसे पावर जनरेशन हो गया जो धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को या ऐसे डिपार्टमेंट को जो है इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है। अगर अगला स्टेप देखें तो इंडिया को ऐसे भी जो जोन है जो कि एकदम डिग्रेडेड एरिया हो गए हैं, जैसे कि डंपिंग जोन हो गया या जहाँ पर कूड़े करकट फेंके जाते हैं, तो वो पूरा इलाका इकोलॉजिकल लेवल पे बहुत बुरी तरह से वो इकोलॉजिकल क्राइसिस फेस कर रहा है। तो ऐसे रीजन में इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन की ज़रूरत है। और अगर हम बहुत सारे जो है स्टेट्स का एग्जांपल देखें, महाराष्ट्र का एग्जांपल देखें, तो वहाँ पर कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर जो डंपिंग जोन्स हैं उसको फिर से ग्रीन जोन में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इस तरह से ऐसा किया जा सकता है। और इंडिया को एक सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाने की ज़रूरत है, वह ये कि इंडिया जो है इन्वायरमेंटल डिफेंडर्स के लिए तीसरा सबसे खतरनाक देश माना जाता है। ग्लोबल विटनेस की एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 में 23 ऐसे पर्यावरण को संरक्षित करने वाले लोगों की मृत्यु कर दी गई थी या उन्हें किसी तरह से उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ऐसे जो केसेस होते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे कंट्री को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। तो इन जैसे पर्यावरणीय संरक्षणविदों के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, ये भी एक ग्रीन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक बहुत अच्छा। अब हम इन्वायरमेंटल इकोनॉमी को समझेंगे। इन्वायरमेंटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ने का जो सबसे पहला प्रयास हुआ था वह 1970 के दशक में हुआ था, जब लोगों की इन्वायरमेंट के प्रति उनकी चेतना बढ़ रही थी और उनके प्रति और ज़्यादा जागरूक हो रहे थे। तो इकोनॉमी में इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को जोड़ने की बात हुई। तो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एक ऐसी इकोनॉमिक्स है जो कि इकोसिस्टम सर्विसेज जैसे वाटर साइकिल, फॉरेस्ट और नेचुरल डिज़ास्टर्स, इन सब के लेकर जो इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनका भी क्वांटिफिकेशन करती है और उन्हें भी जीडीपी में इंक्लूड करने का काम करती है। अगर हम रिसेंटली इंडिया लेवल पे इसके प्रयास देखें तो पवन सुखदेव, जिन्हें कि 27 जनवरी 2020 को एक टेलर प्राइज़ फॉर इन्वायरमेंटल अचीवमेंट एक पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसे कि इन्वायरमेंट का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। तो इन्होंने जो है इकोनॉमिक्स और बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को साथ में जोड़ने का काम किया है और पॉलिसी मेकिंग लेवल पे उसे ये अपनी जो है रिसर्च से उसे इफ़ेक्ट भी करते हैं। इन्होंने एक संगठन बनाया है टीब नाम से, जिसका फुल फॉर्म है द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, और ये इसके माध्यम से पॉलिसी मेकिंग लेवल पे अपनी नीतियों को प्रभावित करने का काम करते हैं। अगर हम और भी इन्वायरमेंटल अचीवर्स की बात करें और जिन्होंने इस पुरस्कार को प्राप्त किया है, तो MS स्वामीनाथन, माधव गाडविल जिन्होंने 2015 में, और पार्थ S दासगुप्ता जिन्होंने 2016 में टेलर प्राइज़ फॉर इन्वायरमेंटल अचीवमेंट प्राप्त किया था। तो इस तरह से इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स की बात करें और इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट की बात करें तो इंडिया में इसके लिए काफ़ी काम किए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम वर्तमान में इसकी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को देखें तो 2014 में जहां 155th रैंक थी, वो 2018 में 177th हो गई। तो ये रैंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से इंडिया को ग्रीन इकोनॉमी के संदर्भ में
अच्छे से प्रयास करना होगा और इसे ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं उसके लिए जो जंगल कटते हैं, जो जितना कि बहुत सारी रिजर्व से और टाइगर रिजर्व से होकर ये जगहें गुजरती हैं, तो इनका देखना होगा कि अगर एक हाईवे प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसके लेकर क्या इकोनॉमिकल और क्या इन्वायरमेंटल कॉस्ट आएगी, उसके बाद ही इसमें का एनालिसिस किया जाना चाहिए। या इन्वायरमेंटल कॉस्ट को जानने के बाद ही किसी प्रोजेक्ट पे डिसाइड करना चाहिए कि ये सही है या गलत है, ये कितना लॉन्ग टर्म के लिए कितना सही है, कितना इंक्लूसिविटी है इसमें, क्या ये सोशल जस्टिस को सिक्योर रख पाएगा और क्या ये सस्टेनेबल होगा कि नहीं। और अंततः ये बात हमें, ये कोटेशन है जो बहुत बार बोला जाता है और ये सबसे एक दिमाग को जगाने वाला कोटेशन है कि वी डू नॉट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स बट वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रंस। कि हम जो हमें ये धरती मिली है उसे हमने अपने पूर्वजों से इनहेरिटेंस के तौर पे, या हम उसके उत्तराधिकारी नहीं हैं, बल्कि उसे हमने अपनी आने वाली पीढ़ी से उधार में लिया है। और ये जो इन्वायरमेंट है हमें उनको उसी तरह से प्रोवाइड करना है जैसे हमें मिला है। तो इस तरह से हमें इन्वायरमेंट को लेकर काम करने की ज़रूरत है। ये था आज का एनालिसिस इन्वायरमेंट और इंडियन इकोनॉमी को लेकर। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछ सकते हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।